नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 20 जनवरी बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ में भारत का विजय। हालांकि नॉन आईएएस एग्ज़ाम में भी स्पोर्ट्स इन न्यूज़ में ये मुझे इतना काम का नहीं लगता, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ जो एमसीक्यू में पूछे जाएँ तो वो बड़े जाने माने सीरीज़ हो, जैसे वर्ल्ड कप, एशेज़, आईपीएल का वर्ल्ड कप, उनसे पूछे जाते हैं। ऐसी तो टेस्ट सीरीज़ तो बहुत सारी होती रहती है पूरे साल में। तो मतलब इसमें कितने रन से जीता, कौन था मैन ऑफ द मैच, ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट करने का एग्ज़ाम में फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ो। पेज 1, दूसरे समाचार की क्रोनी कैपिटलिज्म, पक्षपाती पूंजीवाद, यानी कोई बिजनेसमैन को सफलता इसलिए मिले क्योंकि वो किसी राजनेता के साथ सांठगांठ रखता है। तो कुछ ऐसे समाचार कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों को ज़्यादातर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और परचेज के ऑर्डर मिले थे वगैरह। हालांकि इंडिविजुअल स्कैम काम का नहीं। क्रोनी कैपिटलिज्म चीज़ क्या है और उससे इकोनॉमी को नुकसान कैसे होता है, उसे रोक कैसे सकते हैं, इन सब के बारे में पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने डिटेल में चर्चा की थी और आप उसे मेरी विन 20 CSP सीरीज़ के हैंड आउट पावर पॉइंट में फ्री में देख सकते हैं, तो वो देख लेना। पेज 1 पर तीसरे समाचार, पर्सन इन न्यूज़, डॉक्टर वी शांता, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च के साथ जुड़ी हुई बहुत बड़ी महिला डॉक्टर, तमिलनाडु में उनका देहांत। नोबेल पारितोषिक विजेता साइंटिस्ट जैसे एस चंद्रशेखर, सीवी रामन, ये भी इनके रिश्तेदार थे। बाकी पेज 1 पर जो भी दिया है वो सब वही किसान आंदोलन वगैरह चीज़ें जो बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज पे, अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में एग्रीकल्चर। एक होता है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट लाल रंग का फल होता है, उस पर हरे रंग की, ग्रीन कलर की स्पाइक्स होती हैं और उसको आप काटे तो अंदर सफ़ेद रंग का मावा होता है जिसमें काले रंग के छोटे छोटे सीड्स। वो नेट पे सर्च कर लो, फोटो में पता चल जाएगा। असल में ये ड्रैगन फ्रूट माना जाता है साउथ अमेरिका से पैदा हुआ, भारत में इंपोर्ट करते थे, फिर भारत के अलग अलग राज्यों में उसको किसान उगाते भी हैं। इससे हेल्थ के बेनिफिट हैं, वजन कम करने में मदद मिलता है वगैरह वगैरह। न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि इसके नाम में ड्रैगन फ्रूट है तो ऐसी इंप्रेशन बनाता है कि जैसे ये चाइना की चीज़ है, जबकि ये तो गुजरात में और भारत में भी उगाया जाता है। तो अब से हम इसका नाम बदल के करेंगे कमलम, यानी लोटस, क्योंकि ये दिखता है लाल रंग का तो कमल जैसा शेप उसे लगता है। हालांकि ये कमल या एक्वेटिक प्लांट नहीं है, ये एक प्रकार का कैक्टस, मतलब जो कांटों वाली वनस्पति सूखे इलाकों में बनती है, उस टाइप का ये प्लांट है। खैर, तो एग्रीकल्चर बॉटनी रिलेटेड MCQ में कुछ जानना हो, थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली। आगे बढ़ते हैं पेज 4, कॉरपोरेट फार्मिंग। कॉरपोरेट फार्मिंग मतलब कोई लार्ज कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनी, वो सैकड़ों हज़ारों एकड़ की एरिया में बड़े व्यापक रूप से बहुत सारी मशीनरी टेक्नोलॉजी की मदद से जो कृषि उत्पादन करे। गुजरात में पता चला करीब 16 लाख एकड़ जितना वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि है। उसमें से गुजरात राज्य सरकार ने सोचा है 50,000 एकड़ वेस्टलैंड को हम लीज पे यानी किराए पर अगले 6 से 30 साल के लिए दे देंगे, लेकिन किसी भी राह चलते को नहीं मिलेगी। मिनिमम आपने नीलामी में 125 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन आपको चाहिए तो ही आप आ सकते हैं। वैसे इस ज़मीन का सरकार किराया कितना लेगी, प्रति एकड़ 100 से लेके 500 रुपये ही। तो वैसे आप गिने जाओ, 125 एकड़ के लिए आप अप्लाई करो, प्रति एकड़ 100 रुपये ही देने सालाना किराया, तो करीब 12,500 ही बैठता है। लेकिन आप समझिए ये सब बंजर भूमि है, इसमें आपको 125 एकड़ मिल भी गए तो उसका आप क्या करेंगे, उसमें शर्तें लिखी होंगी, सिर्फ खेती बाड़ी करनी है। और इतना सारा वेस्टलैंड, उसमें जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसमें फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, आपने कहीं और से मिट्टी डालनी होगी, या इतने पत्थर होंगे कि उसको बुलडोज़र से हटा कर नया कुछ करना होगा। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए बड़े बड़े कंपनियाँ या बहुत बड़े रईस लोग ही इसमें आएंगे, ऐसा सरकार सोचती है। ऐसी जिनको भी ये लीज़ पर, रेंट पर ज़मीन मिली, उन्होंने पहले 5 साल तक तो कोई किराया भी नहीं देना है, क्योंकि उनको ये वेस्टलैंड को फसल योग्य बनाने में ही 5 साल तो लग जाएंगे, ये सब बुलडोज़र चला वगैरह। एडिशनली राज्य सरकार उनको माइक्रो इरिगेशन, सोलर प्लांट, ये सब लगाने के लिए सब्सिडी भी देगी, लेकिन शर्त है कि केवल फ्रूट, वेजिटेबल और मेडिसिनल प्लांट, औषधि वाले पौधे ही बनाने। सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ पर गेहूँ चावल उगाए जाएँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना सरप्लस है कि जहाँ पर असल में ज़रूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने की, उस पर फोकस किया जाए। खैर, यहाँ पर गुजरात में ये हो रहा है ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं। समझना ये है कि इस तरह से कॉरपोरेट फार्मिंग को एनकरेज किया जाए तो हम भारत में जितनी वेस्टलैंड ज़मीन है उसको
रीडेवलप करके वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉरपोरेट क्षेत्र का आना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताइए जितना बड़ा एरिया है उसमें जितने आपने बड़े बुलडोज़र और मशीनरी लगानी होगी, एक छोटा किसान ये कर नहीं सकता। तो लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार के नाम पर छोटे किसानों को हम ये सब ज़मीन दे दें तो उनका कल्याण हो जाएगा, वो मुश्किल है। तो पेज 3 और 4 पर ऐसे कुछ स्टेट स्पेसिफिक समाचार। पेज 5 में सिर्फ सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 6 यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, वहाँ पर एक सिटी है सिलवासा। सिलवासा में होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, उधर रिक्रूटमेंट है लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, प्रिंसिपल का पर्सनल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट लेक्चरर। लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल 6 महीने पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो ऐसी जॉब है। सैलरी करीब मंथली 23,000 से लेके 62,000 तक है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ऐसी दूसरी एक रिक्रूटमेंट है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में शोभन सिंह जीना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ पर अलग अलग मेडिसिन, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, सर्जरी वगैरह के असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट, जिनकी हर महीने की सैलरी होगी 1,14,000 रुपये और सालाना 3,600 इंक्रीमेंट भी मिलेगा। और ये तो वॉक इन इंटरव्यू ही है, तो जो दिलचस्पी रखते हैं और ऐसी डिग्री, दे कैन गो फॉर इट। खैर फिर पेज 8 पे चलें। कॉलम्स में आज कुछ भी काम का नहीं। लेफ्ट साइड के 2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक है क्रिकेट में हम ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच जीते, काम का नहीं। ममता बनर्जी और बंगाल चुनाव के बारे में काम का नहीं। व्हाइट हाउस में अब जो सुधार होंगे बिडेन के आने पर, वो भी काम का नहीं। ऐसी एक बड़ी कॉलम अरुण के सिंह, प्रेसिडेंट बिडेन और उनकी क्या प्रायोरिटी रहेंगी, वो तो हमने पहले भी देख लिया था, इसमें नया कुछ नहीं। वही सब की भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते, चाइना के साथ रिश्ते, यूरोप के साथ रिश्ते, क्लाइमेट चेंज वगैरह। आगे बढ़ो। वामपंथी नेता डी राजा की कॉलम की भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है कि नहीं, लेकिन ये जो सब इन्होंने लिखा है ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता नहीं। आगे बढ़ो। पेज 9। पेज 9 पर एक कॉलम है नो दाय नेबर, अपने पड़ोसी को जानो। भारत का पड़ोसी चीन, लेकिन भारत के रिसर्चर ने चीन के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा संशोधन किया नहीं, और करने की ज़रूरत है, ताकि उस हिसाब से उनके लोग क्या सोचते हैं, उनके मिलिट्री कमांडेंट कैसी सोच रखते हैं, वो अगर हमें पता हो तो उनके साथ कैसे डील करना है मिलिट्री में, स्ट्रेटेजी में, ट्रेड रिलेशन में, उसके बारे में हमारे पास और इनपुट्स आएंगे, ऐसी सब बातें। लेकिन ये पूरी कॉलम में जितना लिखा है उतना सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के लायक नहीं। एक लाइन में समझना था, समझ लिया, ठीक है। उनके इतिहास के बारे में हमने और रिसर्च करना चाहिए। दूसरा कॉलम है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा एक्ट। मित्रों, रियल एस्टेट मतलब क्या? ये मकान को बेचने की क्रिया, ये असल में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल में कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में, तो इधर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो केंद्र ने कानून बनाया ये रेरा कानून। बेसिकली आपको मकान खरीदना है, घर या ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीदनी है, तो ऐसा जो भी निर्माण हो रहा है उसके बिल्डर ने राज्य की रेरा अथॉरिटी में जाके रजिस्टर करना होगा, उसको एक रेरा नंबर मिलेगा, उसके बाद ही वो न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, जनता का पैसा ले सकता है। वो पैसा उसने एक अलग बैंक अकाउंट में रखना होगा, और उसने भी मकान बनाने के बाद भी कुछ साल तक फ्री उसकी वारंटी, सर्विस, रिपेयर देना होगा, वगैरह वगैरह। तो इसमें चुनौती क्या है? कुछ राज्यों ने इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया, उसकी जो भी रेरा अथॉरिटी और उसके ऊपर अपील अथॉरिटी बनानी चाहिए वो नहीं बनाई, उसकी वेबसाइट नहीं बनाई। और वेस्ट बंगाल ने तो अपना अलग से कानून बना दिया है, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017। यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी का ये कहना है कि क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का मसला है तो राज्य सरकार ने ऐसा कानून बनाया, तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की अनुमति यानी एसेंट लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं ली, तो ये आर्टिकल 254 का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, वगैरह वगैरह। कह रहे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, उसमें चुनौतियों की बात आए तो तुरंत लोगों के दिमाग में 2 चीज़ आती है कि जीएसटी में वो पैसा कम आ रहा है जिसके चलते राज्य नाराज है, और दूसरा मुद्दा आता है कि वो एपीएमसी और दूसरे किसान कानून में जो केंद्र ने बनाए। लेकिन इसके अलावा ये तीसरा भी मुद्दा है कि ये रियल एस्टेट वाला कानून उधर भी आपस में बंद नहीं रही। तो ऐसे और मुद्दे ऐड होते जाएँ ना, अल्टीमेटली यू विल हैव कंटेंट कि आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मेंस पेपर 2 या निबंध में अच्छे खासे मुद्दे लिख सकें। पेज 9 पर तीसरा कॉलम है रमा बीजापुरकर। उनका ये कहना है मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, भारत के अंदर ही सारा उत्पादन हो। लेकिन जब आप कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस के नाम पर अलग अलग देश विदेशों से आने वाले सामान पर ज़्यादा
आयात कर लगाते हैं। तो आत्मनिर्भर की जगह बेहतर शब्द होगा आत्मविश्वासी भारत। विश्वास यानी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि हमने ये एप्पल, सैमसंग और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हम टैक्स में सब्सिडी में राहत दे के बोल रहे हैं कि आप चीन की जगह भारत में उत्पादन करो। ये लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कि हर साल जो आप भारत में बने मोबाइल का जितना बिक्री होगा उसके सामने हम आपको 4 to 6% सब्सिडी देंगे वगैरह। ये सब करने की बजाय हमने अपने ही देश की लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने की प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। क्योंकि वरना तो आज हम उनको 4 to 6% सब्सिडी दे रहे हैं तो ये लोग भारत में फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ साल बाद ब्राज़ील, मैक्सिको और दूसरे लोग उसको और ज़्यादा सब्सिडी दे तो वो इधर चले जाएंगे। तो ये परमानेंटली हमको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना रहा है। कई बार हम ये पाते हैं कि हम अपने प्राचीन इतिहास को याद करते हैं कि ये शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था और ये वाला सब चीज़ पहले भारत के शास्त्रों में लिखा है। लेकिन यहाँ कॉलमनिस्ट का कहना है कि जब हम ये इतिहास को याद करके वो कहते हैं तो वो ज़्यादातर डिफेंसिव टोन में होता है। जब हम किसी विदेशी चीज़ के सामने असुरक्षितता की भावना महसूस करें तो ये पुराना इतिहास याद करना शुरू करते हैं। ये ऐसी बात है कि एक ज़माने में कई सालों तक हम वो कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था उसी का याद करते रहते, क्योंकि उसके बाद हम कई सालों तक वर्ल्ड कप क्रिकेट में नहीं जीत पाए थे। तो ऐसी जनता जिसके पास भविष्य में देखने के लिए कुछ न हो वो पुराना भूतकाल याद करती रहती है। तो हमने वो सब भूतकाल की चीज़ें बेशक महत्वपूर्ण है लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे ऐसी सोच रखनी चाहिए। और हमने ये वैक्सीन डेवलपमेंट में साबित किया है। विदेशों में बनी वैक्सीन से ज़्यादा सस्ती वाली कोरोना वैक्सीन भारत में निर्माण हुआ है, जो टेम्परेचर भी उसको बहुत ठंडा नहीं हो तो भी चल जाता है। और उसी तरह बाकी सभी क्षेत्रों में हमने ऐसे आत्मविश्वास से काम करना चाहिए। हालांकि इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों को अपने देश की कंपनियों पर भी थोड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए। ये पाया जाता है कि अगर फाइज़र यानी विदेशी वैक्सीन आए तो हम लोग मान लेते हैं कि वो तो सेफ़ है, उसको जल्दी जल्दी अप्रूव करो। और भारत की ये भारत बायोटेक वगैरह डेटा दे तो कि नहीं नहीं ये क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ 3 नहीं है तो ये सेफ़ नहीं है, तो वो तो फाइज़र वालों ने भी इमरजेंसी अप्रूवल ही लिया है, कोई बहुत सारा डेटा नहीं दे दिया है। तो ये सब सोचने और लिखने के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं। पेज 10 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 11 किसानों की ट्रैक्टर रैली, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, कश्मीर की पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं। कल हमने एक पढ़ा था वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कैसे केरला, तमिलनाडु में उनके हेल्थ वर्कर और दूसरे प्रायोरिटी ग्रुप वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। ऐसा ही कुछ और राज्यों में भी पाया गया। इन सब के बारे में आर्टिकल, लेकिन नया जानने के लिए अभी कुछ नहीं, आगे बढ़ो। पेज 12 यहाँ पर शब्द है वैक्सीन डिप्लोमेसी। यह मोदी सरकार जिसको कह रही है वैक्सीन मैत्री, यानी कि हम अपने पड़ोसी और ख़ासकर गरीब देशों को जैसे भूटान, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार वगैरह को वैक्सीन भेजते रहें, ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं। तो ये तो एक लाइन में याद रखने का मुद्दा। आगे भी हमने सॉफ्ट डिप्लोमेसी में कल भी पढ़ा था। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उसमें कोरोना का सबसे पहला केस अब जाके रिपोर्ट हुआ है। यानी इतने समय तक तो उधर शांति थी, अब करीब करीब 1 साल बाद वहाँ पर पहला केस देखने को मिला। खैर, वैक्सीन में ही भारत बायोटेक इंट्रानेजल वैक्सीन के कुछ परीक्षण और अनुमति चाहती है, मतलब नाक से स्प्रे या ऐसी कुछ तरीके से वैक्सीन दिया जाए, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं हो। बाकी वही सब निधि राजदान, फिशिंग स्कैम, रेप, मर्डर और कांग्रेस बीजेपी तू में टाइप की चीज़ें काम की नहीं। एक और कंट्रोवर्सी चल रही है वेब सीरीज़। अमेज़ॉन प्राइम पर एक पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज़ तांडव, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, इन सब के बारे में उनकी भावनाएं आहत हो ऐसे सब सीन दिखाए गए हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वगैरह एक ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी मिनिस्ट्री रेगुलेशन करती थी। बाद में इनका सब नियंत्रण मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय में डाला गया। हालांकि इसके अभी भी स्पेसिफिक गाइडलाइन फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए ये सब समस्या हो रही है। ये सब मेकर्स ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने तय किया है कि कुछ ऐसे खराब सीन हटाए जाएंगे। यानी ये तो मतलब ट्रांजिशनल चीज़ें हैं, इसमें जब तक फाइनल गाइडलाइंस बन के नहीं आती बहुत कुछ काम का नहीं। हालांकि इससे सोचने का एक और मुद्दा मिलता है। फॉर एथिक्स पेपर 4 मित्रों, ये जो तांडव सीरीज़, वहाँ पर वरिष्ठ अभिनेत्री सीनियर एक्ट्रेस डिम्पल कापड़िया वो भी गालियाँ बकती है। नेटफ्लिक्स पर एक और सीरीज़ चल रही है जहाँ पर 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री काजोल वो भी गालियाँ बकती है। मतलब इतने बड़े बड़े कलाकारों को पैसों की ये क्या किल्लत आ गई कि ऐसे शो में काम करना पड़े कि गालियाँ बोलनी पड़े।
एक ज़माने में कई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में ये कहा था कि हम ऐसे कोई सीन या डायलॉग या फिल्म में काम करना पसंद नहीं करते जो हम अपने बच्चों के साथ न देख सके। लेकिन फिर आज की तारीख में ये सब लोग क्यों ऐसे गंदे सीन और गंदी गालियाँ कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन, जो एक ज़माने में लोग उनको बहुत इज्जत देते थे, लेकिन आज वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि उन्हें देख के हमें दुख हो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बड़े बड़े लोग, मोटिवेशनल स्पीकर, फाइनेंशियल टिप्स देने वाले, वो भी आजकल गैमलिंग, बिटकॉइन और फर्जी टाइप के सब ऐप डेवलप और प्रमोट कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद उन्होंने इतने ज़्यादा उनकी भव्य जीवन शैली, एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल है कि वो खर्चे अब संभाल नहीं पा रहे हैं कोरोना के चलते। कई लोग बड़े बड़े बंगलों की प्रॉपर्टी लोन लेके खरीदी करते हैं, लेकिन अब वो लोन का पैसा वापस नहीं चुका पाएंगे और इसके चलते उन्होंने ऐसे काम करने पड़ते हैं जो एक ज़माने में उन्होंने खुद कहा था कि वो नहीं करेंगे। तो एथिक्स में समझना ये भी है कि रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, कानून, ये सब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति ने खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग और बचत की भावना, मितव्ययिता, पार्सिमोनी, ये भी इतना ही ज़रूरी है अगर आप एथिक्स के साथ जीना चाहते हैं। और ये सिर्फ बड़े फिल्म स्टार को ही लागू नहीं होता, एज एन ऑफिसर आपको भी लागू होता है। आजकल एक माहौल बना है, लोग जैसे ही यूपीएससी या स्टेट सर्विस या कोई भी नौकरी में ज्वाइन करते हैं, भले वो ग्रुप सी क्लास 3 लेवल की क्लैरिकल जॉब उनको सरकारी मिली हो, तुरंत ही फेसबुक में तमाशा करने के लिए आईफोन खरीदा, महंगी वाली गाड़ी लोन पे खरीद ली, मॉरिशस ट्रिप पे गए, ऐसे सब फ़ोटो डालने के चक्कर में विदाउट प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग खर्चे करते रहते हैं। फिर असल में जब फैमिली की जिम्मेदारी, शादी, बच्चे, तो फिर पता चले पैसा मैनेज नहीं हो रहा और फिर ऐसे लोग वो इधर उधर हाथ मारना शुरू करते हैं, करप्शन में लिप्त हो जाते हैं और उन्हें अपने उसूलों के साथ समझौता करना पड़ता है। उसी तरह कोचिंग के धंधे में भी, जिनका किसी एक शहर में एक सेंटर चल गया तो अचानक से पिछले 1-2 सालों में उन्होंने बहुत सारे शहरों में अपने सब्सिडियरी सेंटर खोल दिए, बहुत सारी महंगी महंगी जगह पर प्रॉपर्टी रख ली, लेकिन कोरोना के चलते कोचिंग बिजनेस ठप, तो वो भी अपना सब ऑफिस रेंट और स्टाफ सैलरी दे नहीं पा रहे। तो जो अच्छा भी पढ़ाते थे वो भी आजकल फर्जीवाड़ा करने लगे हैं यूट्यूब पे। तो अगर आदमी सम्मान से जीना चाहता है तो फाइनेंशियल प्लानिंग महत्वपूर्ण है। तो ये था पेज 12। पेज 13 इधर वही कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस टाइप की चीज़ें जो काम की नहीं। पेज 14 एक्सप्लेन सीरीज़ में भी आज कुछ काम का नहीं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस कहावत को सही साबित करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने इधर सब एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो शपथ समारोह होता है उसकी परेड कैसे होती है, उसमें पहले कौन स्पीच देता है, बाद में कौन स्पीच देता है, 1985 में क्या हुआ था और 1865 में क्या हुआ था। ये प्रेसिडेंट की स्पीच लिखी है, वो किसने लिखी है, और वो विनय रेड्डी, भारतीय मूल का व्यक्ति। मैंने आपको बताया था ऐसी हर छोटी चीज़ अपनी परीक्षा के लिए काम की नहीं। उसी तरह ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बैन किए गए तो उससे क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है वगैरह, इतनी लंबी चौड़ी सीरीज़ काम की नहीं। ममता बनर्जी वापस नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, वो सब पॉलिटिकल समाचार काम के नहीं, आगे बढ़ो। पेज 15 पॉलिटी के समाचार। फ्रेंच भाषा में एक शब्द है लेस मेजेस्टे, यानी कि राजा या रानी को कुछ गलत करना। थाईलैंड में ऐसे लेस मेजेस्टे कानून है कि उनके शाही परिवार को आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल दो, स्मॉलेस्ट क्रिटिसिज्म, गाली तो दूर की बात, कुछ भी कि ये गलत किया या ये सही नहीं हो रहा है, इतना भी आप लिख दो कहीं पे तो आपको बहुत ही सख्त सज़ा हो सकती है। एक महिला को 43 ईयर्स की जेल दी गई क्योंकि उसने ट्विटर और यूट्यूब पर कुछ ऐसा पोस्ट किया था। हाँ, तो इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है भाई। मेंस पेपर 1, 2, 4 इवन निबंध में कई बार पूछा गया कि हमें भारत पे क्यों गर्व होना चाहिए या हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये बात सही, गाली गलौज बकने की तो फ्रीडम नहीं है। लेकिन अगर आप शालीन भाषा में प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें तो आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। लेकिन थाईलैंड में ऐसा है, शालीन भाषा में भी विरोध करो तो भी अरेस्ट हो सकती। सो लाइक दैट इंडियन डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन ये बेहतर है। इसके अलावा पेज 15 वर्ल्ड समाचार में जो भी है वो वही सब, चाइना में कोरोना का जन्म हुआ था, अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी, रशिया से जेम्स बॉन्ड टाइप के समाचार, फ्रांस में मीटू की लहर, इटाली में सरकार गिरी की नहीं, इसमें से कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 16 इकोनॉमी, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और वहाँ पर होम बायर्स को क्या अधिकार होते हैं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या कहा, ये सब कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 5G के बारे में क्या कहा, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में क्या कहा, ये सब भी ट्रांजिशनल चीज़ें काम की नहीं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने ओपन RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में कुछ कहा।
मित्रों ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क मतलब वो मोबाइल टावर में ऊपर कुछ डिवाइस और नीचे कुछ डिवाइस और आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है नहीं लगता है, उस दिशा में हमको ले जा रहा है। इतनी बारीक चीज़ करने का फ़ायदा नहीं। फिर भी अगर इंडियन एक्सप्रेस कोई एक्सप्लेन सीरीज़ बनाएगा तो देखेंगे, खुद से नेट पे सर्च करके हम ये सब करने बैठे कॉस्ट बेनिफिट इस पर आगे बढ़ो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अदानी ग्रुप को कुछ एयरपोर्ट चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें धांधली हुई नहीं हुई, काम का नहीं। इकोनॉमी में आज काम के सिर्फ 2 समाचार हैं। पहला DSIB यानी D-SIB, ये चीज़ क्या है? कुछ सालों पहले G20 ग्रुप और उसके नीचे एक संस्था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB जो स्विट्ज़रलैंड के बासेल शहर में बैठती है, उन्होंने अलग अलग देशों को कहा कि आपके देश में सिस्टेमेटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सूची बनाइए और उन पर नियमों में सख्ती कीजिए, ताकि ये जो अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस 2007 में हुई थी, ऐसा फिर से उसका पुनरावर्तन ना हो। उसी के चलते 2015 से सालाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे बैंकों की सूची बनाता है जिनको वो मानता है टू बिग टू फेल। वो इतने बड़े हैं कि अगर वो फेल कर जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नुकसानी हो जाएगी। ऐसे बैंकों को RBI लिस्ट बनाता है, कहता है डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी D-SIB। इन पर RBI के नियम और सख्त होते हैं कि आपने जितना लोन दिया उसके सामने आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए, आपने इतने इतने महीनों में हमको ये रिपोर्ट देना है वगैरह। असल में वो नियम क्या है, हमारे लिए काम के नहीं। ये लिस्ट, उसमें 3 बैंक की नाम है, SBI, ICICI और HDFC। तो पहले भी था और अभी भी है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा वो दिखाना चाहते हैं कि 2021 की लिस्ट जारी की, उसमें कोई चेंज नहीं, यानी वही लोग वापस हैं, SBI, ICICI एंड HDFC। तो ये काम के समाचार। दूसरे काम के समाचार है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। 2 मुद्दे याद रखने हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके नीचे DPIIT नाम का डिपार्टमेंट, उसने ये चीज़ 2020 से बनाई है, पहला मुद्दा। और दूसरा, इसमें चेयरमैन कौन है, तो कॉमर्स मिनिस्टर खुद है। अभी समाचार में इसलिए क्योंकि इसमें 28 अलग अलग नॉन ऑफिशियल मेंबर, जैसे बायजू कंपनी के CEO बायजू रविंद्रन, ओला और दूसरी स्टार्टअप कंपनियों के बड़े बड़े लोगों को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में 2 साल की नियुक्ति मिली। अब उनको 2 इयर्स का टर्म मिला या 3 इयर्स का, ये इतना काम का नहीं। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कि बहुत ज़्यादा हर मेंबर काम याद करें। बेसिक आइडिया क्या होना चाहिए, कॉमर्स मिनिस्ट्री की संस्था है और इसके चेयरमैन कॉमर्स मिनिस्टर खुद है। इसका MCQ बनाना तो उल्टा कर सकते हैं कि ये नीति आयोग ने बनाया या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया या कुछ। सो नाउ यू नो। पेज 17 स्पोर्ट्स के समाचार में कुछ काम का नहीं, पेज 18 में भी स्पोर्ट्स के समाचार लेकिन कुछ काम का नहीं। तो ये था बुधवार का न्यूज़पेपर।